नमस्कार भाई, हम नीरज तिवारी आप सभी को अपने वैभव सिंह मैथमेटिक इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। आज हम लोग इतिहास का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मुगल राजवंश। मुगल राजवंश को हम लोग दो भागों में पढ़ते हैं। एक है आपको देखे तो 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, ये पहला पार्ट हो गया मुगल राजवंश का। और दूसरा अगर हम देखें तो 1707 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक, ये दो पार्ट मुगल राजवंश का हो गया। तो 1526 से 1707 के बीच में हम कहने का मतलब ये है कि बाबर से लेकर के औरंगजेब तक, 1526 से 1707 में बाबर से लेकर के औरंगजेब तक। 1707 से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो बहादुर शाह प्रथम से लेकर के बहादुर शाह द्वितीय, या इसको जफर भी बोलते हैं, यहां तक हम लोगों को पढ़ना है। अब इसको दो भागों में इसलिए बांटा जाता है क्योंकि 1526 से 1707 तक अर्थात बाबर से लेकर के औरंगजेब तक जो मुगल राजवंश था वो अपने चरमोत्कर्ष पे था। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मुगल राजवंश शक्तिशाली था। लेकिन जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब के मरने के बाद आते हैं बहादुर शाह प्रथम। इनके बाद मुगल का जो शक्ति जो था वो धीरे धीरे क्षीण होता चला गया, अर्थात इनकी शक्ति कमजोर होती चली गई। तो इसलिए इसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं। अब देखिए मुगल में ये जो 1526 से 1707 तक जो हुए, 1526 से 1707 तक जो राजवंश हुए, शासक हुए, उन शासक का नाम अगर हम लोग देखते हैं तो पहले हुए बाबर, उसके बाद हुए हुमायूं, उसके बाद हुए अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर हुए औरंगजेब। ये इतने राजा जो हुए ये 1526 से 1707 के बीच में हुए। अगर इनको हम लोग देखें तो बाबर जो थे वो 1526 ईस्वी से लेकर के 1530 ईस्वी तक गद्दी पर रहे। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हुमायूं को 1530 से लेकर के 1556 ईस्वी तक हुमायूं रहे। हुमायूं के बाद अकबर 1556 से 1605 अकबर हुए। उसके बाद जहांगीर आए 1605 से 1627। जहांगीर के बाद आए शाहजहां 1627 से 1657। फिर औरंगजेब आए 1658 से 1707। अब देखिए यहाँ पे 1657 के बाद शाहजहां 1625 नहीं, ये 1627 है। 1627 से 1657 और फिर 1658 से 1707 औरंगजेब को 58 लिखा गया, 57 के बाद डायरेक्ट 58, इसलिए कि औरंगजेब जो थे वो एक साल युद्ध में ही बिजी रहे, अपना राज्याभिषेक नहीं करवाए थे, इसलिए 1658 से 1707 तक। अगर इन लोगों को याद करने का हम ट्रिक देखें, जैसे कि याद करने का इन लोग का कालक्रम हम लोग देखते हैं, तो याद करने का कालक्रम का अगर ट्रिक हम लोग देखें तो ये ट्रिक हो गया बाहों में आ जा, शाहजहां के पुत्र औरंगजेब। यही इनका ट्रिक है, बाहों में आ जा शाहजहां के पुत्र औरंगजेब। तो इसमें ब से जो हो गया, बा से बाबर,
हो से हुमायूं। उसके बाद में साइलेंट है, फिर आ। अकबर, जा से जहांगीर। उसके बाद शाहजहां तो लिखा ही है, पूरा शाहजहां तो क्लियर लिखा है, शाहजहां। और फिर औरंगजेब भी क्लियर लिखा है। ये जो है इनका ट्रिक हो गया। अब देखिए, अब हम लोग पहले पढ़ते हैं बाबर के बारे में। ये जो बाबर है 1526 से 1530 में बाबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बाबर 1526 से 1530। बाबर को अगर हम लोग देखें तो ये तुर्की था, बाबर तुर्क का था। तुर्क में भी ये सुन्नी मुसलमान था। बाबर जो था सुन्नी मुसलमान था। सुन्नी मुसलमान का ये मतलब हुआ कि पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु जब 632 ईस्वी में हो जाती है, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में होने के बाद ये जो है इस्लाम धर्म दो भागों में विभक्त हो गया, शिया और सुन्नी। तो यही सुन्नी जो था, यही सुन्नी का जो था बाबर था, सुन्नी मुसलमान था। और ये 1526 से 1530 तक रहा। बाबर का अगर हम लोग जन्म देखें, बाबर का जो जन्म हुआ था, जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को, 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। इसका जन्म हुआ कहाँ था? तो बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। फरगना अभी वर्तमान में उज्बेकिस्तान के इलाके में, जो कि उत्तरी भारत का एक, उत्तरी एशिया का एक जगह है उज्बेकिस्तान, वहीं पे फरगना पड़ता है। और फरगना में ही बाबर का जन्म हुआ था। अगर बाबर को हम लोग देखते हैं तो बाबर के जो पिता का वंशज था, बाबर तैमूर के पितृवंश जो था बाबर का, बाबर का पितृवंश तैमूर का वंशज था। और जो मातृवंश था बाबर का, वो चंगेज खान का था। पितृवंश से बाबर तैमूर का वंशज था और मातृवंश से बाबर जो था चंगेज खान का। अर्थात उसके पिता जो थे तैमूर के वंशज थे और माता जो थी वो चंगेज खान की वंशज थी। अब बाबर जब 11 वर्ष की अवस्था में होता है, बाबर का जब उम्र 11 वर्ष होता है, 11 वर्ष बाबर, अर्थात 1483 में अगर हम लोग 11 जोड़ते हैं तो ये हुआ 1494। तो बाबर 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बनता है। बाबर कहाँ का शासक बनता है? तो ये फरगना का बाबर शासक बनता है। 1494 में बाबर फरगना का शासक बनता है। वहां पे वो क्या हुआ कि अब देखिए, बाबर जब शासक बना तो शासक बनने के बाद वहां पे जीता जो इलाका जो था वो था काबुल, खुरासान एवं फरगना। काबुल, खुरासान एवं फरगना, ये सब इलाका जो था बाबर जीता। ये जीतने के बाद बाबर की मंशा जो हुई वो भारत पे आक्रमण करने की हुई। लेकिन बाबर की मंशा कभी भी ऐसी नहीं थी कि वो भारत में अपना शासन चलाए, अर्थात अपना राज्य को स्थापित करे। वो धन की कमी के कारण भारत के जो पंजाब के इलाका था उस पे वो आक्रमण करता था और धन को लूट के फिर वापस चला जाता था।
तो बाबर 1526 में जो पानीपत की लड़ाई होती है उसके पहले भारत पे बाबर 4 बार आक्रमण कर चुका था। अब ये चारों आक्रमण हम लोग देखते हैं। तो 1519 ईस्वी में पहला आक्रमण, दूसरा आक्रमण भी करता है 1519 में ही, और तीसरा आक्रमण करता है 1520 में, और चौथा आक्रमण करता है बाबर 1524 में। पानीपत की प्रथम युद्ध के पहले बाबर जो था भारत में 4 बार आक्रमण किया और वहां से धन दौलत को लूट करके वापस चला गया। तो 1519 ईस्वी में बाबर जो आक्रमण करता है वो करता है बाजौर और भेरा। ये बाजौर और भेरा पे 1519 में बाबर आक्रमण किया और वहां से धन दौलत लूट करके पुनः वापस अपने राज्य में लौट गया। फिर 1519 में ही बाबर हमला करता है, वो है पेशावर। पेशावर उस समय पंजाब का इलाका हुआ करता था जो अभी पाकिस्तान में है। तो 1519 में बाबर पेशावर पे हमला किया, उसे भी लूटा और लूटकर फिर वापस अपने राज्य में चला गया। और फिर 1520 में बाबर का जो आक्रमण होता है वो आक्रमण सियालकोट में होता है। सियालकोट में भी उस समय ये सब पंजाब का इलाका हुआ करता था। सब पे बाबर युद्ध करता है, आक्रमण करता है और धन दौलत को लूट करके पुनः वापस अपने राज्य में लौट जाता है। फिर बाबर का जो था ये 1524 का जो आक्रमण था वो आक्रमण हुआ था पंजाब के ही इलाके में। इससे क्या हुआ कि बाबर जो था लगभग पूरे पंजाब में अपना अधिकार जमा लिया था। 1524 का जो बाबर का युद्ध था इससे ये पूरा पंजाब में, लगभग पूरा पंजाब में अपना आधिपत्य जमा लिया था। यहां तक बाबर की मंशा भारत में राज्य करने की नहीं थी, लेकिन बाबर देखा कि हम भारत के राज्यों को बहुत आसानी से जीतते जा रहे हैं और हमें काफी धन दौलत मिलता जा रहा है, तो क्यों नहीं भारत में अपना राज्य ही हम स्थापित कर दें। तो बाबर जो है भारत में अपने राज्य को स्थापित करने के लिए अब युद्ध लड़ना चालू कर दिया। तो अब देखिए बाबर का जब युद्ध चालू हो गया तो बाबर का पहला युद्ध कब हुआ था? ये जो बाबर जो है इलाका में प्रवेश करता है तो कौन से इलाका से आकर भारत में प्रवेश करता है? तो एक खैबर दर्रा है। खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके में पंजाब से होते हुए खैबर दर्रा आता है। उसी दर्रा से बाबर भारत में प्रवेश करता है और अब बाबर जो है भारत में युद्ध चालू करता है। तो बाबर का भारत में पहला युद्ध जो होता है वो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। ये होता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। भारत का प्रथम युद्ध जो होता है पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर का वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को होता है। अब देखिए बाबर ये युद्ध किसके साथ लड़ा? तो उस समय लोधी वंश का शासक हुआ करता था और लोधी वंश का अंतिम शासक उस समय कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में ये जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है। बाबर प्लस इब्राहिम लोधी के बीच जो है ये पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें इब्राहिम लोधी जो है युद्ध में पराजित होता है और बाबर जो है विजयी होता है। इसी युद्ध में बाबर जो था पहली बार तोपों का प्रयोग किया था। बाबर पहली बार इस युग में तोपों का प्रयोग किया था। इसी युद्ध में तोप,
उसके बाद बाबर ने एक पद्धति चलाई थी, ये था तुगलुमा पद्धति। पहली बार बाबर इस युद्ध में तोप का प्रयोग करता है और युद्ध की एक पद्धति थी जिसका नाम था तुगलुमा पद्धति। इस पद्धति को बाबर ने चलाया। अब देखिए क्वेश्चन इस युद्ध से और भी पूछता है कि इसके प्रसिद्ध तोपची कौन थे। प्रसिद्ध तोपची मतलब जो तोप चलाने वाले थे उस समय वो कौन थे, तो दो प्रसिद्ध थे। ये था उस्ताद अली और मुस्तफा। यही बाबर के प्रसिद्ध तोपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफा। अब देखिए ये जो तोपची थे उस्ताद अली और मुस्तफा, ये कौन से पद्धति में तोपों को सजाते थे, कौन से विधि में, तो जो तोपों को सजाने की विधि थी उसको हम लोग बोलते थे उस्मानी विधि, या इसको हम लोग रूमी विधि भी बोलते हैं। उस्मानी विधि या रूमी विधि भी बोलते हैं इसको। अब देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जब समाप्त हुआ तो बाबर की देखिए अब मंशा क्या थी। जो ये पानीपत पड़ता था ये हरियाणा में पड़ता था, अर्थात जब ये पंजाब का इलाका हो गया तो ये जो था हरियाणा का इलाका था। तो बाबर जो है पंजाब से हरियाणा में प्रवेश किया। अब हरियाणा को जीता। अब हरियाणा के बाद जो है बाबर कहाँ जाएगा, अब वो जाएगा राजस्थान में। अब ये बाबर जो है अब खानवा के युद्ध लड़ेगा, क्योंकि उस समय हुआ क्या था कि मेवाड़ के जो राजा थे, मेवाड़ के राजा का नाम था राणा संगा। राणा संगा जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ तो इसमें उन्होंने इब्राहिम लोधी का साथ नहीं दिया, क्योंकि वो ये बात जानते थे कि बाबर इस युद्ध के बाद पुनः अपने राज्य को वापस लौट जाएगा, हम उससे खामोखा दुश्मनी क्यों लें। लेकिन अब बाबर की मंशा भारत में राज्य करने की थी, इसलिए जब पानीपत के युद्ध के बाद बाबर वापस नहीं लौटा तो अब राणा संगा के मन में ऐसी बात चलने लगी कि अब क्या बाबर भारत में ही रहेगा। तब इस बात से दुखित होकर जो राणा संगा थे वो क्या हुए कि अब इब्राहिम ये बाबर पे आक्रमण करने की योजना बनाई। तो बाबर पे जब आक्रमण करने की योजना बनाते हैं तो वो एक भरतपुर जगह है, भरतपुर जगह जो कि राजस्थान में है, वहीं पे खानवा का युद्ध हुआ। खानवा एक गांव था, तो ये खानवा का युद्ध जो है ये बाबर एवं राणा संगा के बीच में हुआ। ये हुआ कब था, 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। कहां पे, तो ये भरतपुर राजस्थान में हुआ। ठीक है, तो ये भरतपुर राजस्थान में किनके बीच हुआ, तो बाबर प्लस राणा संगा के बीच हुआ। राणा संगा मेवाड़ के शासक थे। तो देखिए इस युद्ध में भी बाबर विजयी हुआ। क्योंकि बाबर की जो सेना थी उस समय राणा संगा की सेना से बहुत कम थी और कमजोर भी थी, क्योंकि राणा संगा जो थे, अब जो लोधी वंश पराजित हुआ था उस लोधी वंश को भी अपने साथ मिला लिए। उसके बाद वहां पे जो अफगान शासक थे उनको भी अपने साथ मिला लिए। सबको मिला करके बाबर के साथ युद्ध करने के लिए चल दिए। तब बाबर की सेना बहुत उस समय घबरा गई थी। घबराने के बाद वो बाबर को बोली कि आप पुनः वापस अपने राज्य को चलिए, क्योंकि वहां पे जो है बहुत बड़ी सेना में राणा संगा की, बहुत बड़ी संख्या में राणा संगा की सेना है, जिससे हम लोग बुरी तरह पराजित हो सकते हैं। लेकिन बाबर ने उन लोगों को अर्थात अपनी सेना को बहुत अच्छे ढंग से समझाया और समझाने के बाद उन्हें युद्ध के लिए राजी किया। और शुरुआत में तो क्या हुआ कि
राणा संगा की जो सेना थी बाबर पे हावी होने लगी। लेकिन जैसे ही बाबर ने अपने तोपों का इस्तेमाल किया तो उनकी सेना घबराने लगी और पुनः हार की ओर अग्रसर हो गई। अर्थात शुरू में राणा संगा की सेना जो थी अपने युद्ध के लिए बाबर की सेना से आगे थी, लेकिन जब बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया तो राणा संगा की सेना जो है पीछे हटने लगी और राणा संगा को पराजित करके, अर्थात राणा संगा जो था राजस्थान में था। अब देखिए बाबर यहाँ पे भी आ गया। ये तो पंजाब तो पहले ही जीत लिया था, फिर हरियाणा, फिर क्या राजस्थान को जीत लिया। बाबर धीरे धीरे भारत में अंदर तक जाने लगा। तो खानवा के युद्ध में एक और बात है, इस युद्ध में बाबर जो था, इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर एक उपाधि धारण की थी। इस उपाधि का नाम था गाजी। खानवा के युद्ध जीतने के बाद बाबर जो था वो गाजी की उपाधि धारण किया। और देखिए एक जो था पानीपत का प्रथम युद्ध, इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर जो था अपने सरदारों को बहुत सारा इनाम दिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद बाबर अपने सरदारों को बहुत ज्यादा इनाम दिया तथा अपना जो सबसे बड़ा पुत्र था उनका नाम था हुमायूं, हुमायूं को कोहिनूर का हीरा दिया। इस उदारता के कारण बाबर को जो था वो जो लोग थे उन्हें क्या कहा, कलंदर कहा। पानीपत का जब युद्ध हुआ, उस युद्ध को जीतने के बाद बाबर जो था अपने सरदारों को बहुत सारा इनाम दिया तथा अपने पुत्र हुमायूं को कोहिनूर हीरा दिया। इस युद्ध ऐसे कार्य करने के बाद बाबर को कलंदर कहा गया और बाबर ने गाजी की उपाधि खानवा के युद्ध अर्थात राणा संगा को पराजित करने के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की। अब देखिए अब होता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो होता है वो 29 जनवरी 1528 को होता है। 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध। चंदेरी जो है वो मध्य प्रदेश में है। अब बाबर जो है अब यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी आ गया। बाबर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश में भी आने लगा और चंदेरी का युद्ध किया मध्य प्रदेश में 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। ये युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। मेदिनी राय जो थे वो जब राणा संगा युद्ध किया था, खानवा का युद्ध, इस युद्ध में मेदिनी राय ने राणा संगा का साथ दिया था। जब राणा संगा इस युद्ध में पराजित हुए तो मेदिनी राय जो थे वो वहां से भाग निकले और फिर जो थे अब चंदेरी के युद्ध में इनकी भिड़ंत होती है बाबर के साथ। बाबर जो है एक ऐसा व्यक्ति था जो जब से अपना शासन बना, राज्य की गद्दी पर बैठा, तब से लेकर के वो युद्ध ही लड़ता गया और वो सत्ता का सुख नहीं भोग पाया। वो तो युद्ध लड़ते लड़ते 1529 तक युद्ध लड़ा था और 1530 में 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। अर्थात वो कभी सत्ता का सुख भोग ही नहीं पाया। बाबर तो एक ऐसा व्यक्ति था कि इतना राज्य होते हुए भी उन्हें जो है अपने राज्य से निर्वासित भी किया गया था और बाबर जो था दर दर भटकता रहा। फिर जाके पुनः वो अपने गद्दी पर अधिकार जमाया और फिर वहां का शासक बना। इसलिए बाबर कभी भी सत्ता का सुख नहीं भोग पाया। तो चंदेरी का युद्ध जो था वो बाबर और मेदिनी राय के बीच कहां पे हुआ था, तो मध्य प्रदेश में चंदेरी पड़ता है, वहीं पे ये चंदेरी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर जो है विजयी होता है और मेदिनी राय पराजित होता है। अब इस युद्ध में एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस युद्ध में बाबर ने पहली बार जिहाद का प्रयोग किया। जिहाद शब्द का प्रयोग जो है बाबर इसी युद्ध में पहली बार किया, क्योंकि जिहाद का मतलब ही होता है धर्म के लिए युद्ध, और ये जिहाद का प्रयोग चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किया।
अब देखिए, अब एक बाबर युद्ध लड़ता है, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध बाबर 5 मई 1529 को लड़ता है। 5 मई 1529 ईस्वी को बाबर घाघरा का युद्ध लड़ता है। और घाघरा घाघरा पड़ता कहाँ है? तो घाघरा जो है बिहार में, घाघरा नदी है, वहीं पे घाघरा का तट पे जो है ये घाघरा का युद्ध हुआ था। अर्थात बाबर अब ये बिहार में भी प्रवेश कर गया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और फिर बिहार के इलाके में भी बाबर प्रवेश किया। और बाबर जो ये युद्ध था, बाबर प्लस अफगानों के बीच में ये बाबर का युद्ध हुआ था। इसमें जो है बाबर विजयी हुए और अफगान जो थे पराजित हुए। तो बाबर के द्वारा ये घाघरा का जो युद्ध था वो लड़ा गया, अंतिम युद्ध था। उसके बाद बाबर जो है, इनकी मृत्यु हो जाती है 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु जो था, बाबर की मृत्यु को पहले इनको आगरा में जो आराम बाग है, आगरा का आराम बाग, ये आराम बाग बाबर के द्वारा ही बनाया गया था। आगरा का आराम बाग बाबर के द्वारा ही बनाया गया था और इनको यहीं पे दफनाया गया। बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में ही दफनाया गया। फिर बाबर का चुना हुआ स्थान था कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमें काबुल में दफनाया जाए। तो फिर बाबर को काबुल में दफनाया जाता है बाबर की इच्छा अनुसार। तो बाबर को काबुल में भी दफनाया जाता है। बाबर को 2 स्थानों पर दफनाया गया। पहले आगरा में, ये आराम बाग आगरा में एक जगह है, एक बाग है, वो अब बाबर के द्वारा ही बनाया गया था, वहीं दफनाया गया। फिर इनको काबुल में दफनाया गया। अब देखिए बाबर का कुछ कार्य जो था वो देख लीजिए। बाबर जो थे वो पद शैली में एक मुबैयान लिखे थे। बाबर पद शैली में मुबैयान लिखे थे, जिसे मुस्लिम कानून की पुस्तक कहा जाता है। इस मुबैयान को मुस्लिम कानून की पुस्तक कहा गया। पद शैली में बाबर मुबैयान पुस्तक लिखे, इसी पुस्तक को मुस्लिम कानून की पुस्तक कहा गया। अब देखिए बाबर की एक आत्मकथा थी। बाबर की एक आत्मकथा थी जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी। बाबर की एक आत्मकथा, उसका नाम क्या था? तुजुके बाबरी। ये तुजुके बाबरी को बाबर ने किस भाषा में लिखा था? तो ये भाषा जो था तुर्की। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो वो जो था वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। उसके बाद उनका पोता जो हुआ अकबर, अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना, अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा ये तुजुके बाबरी को किस भाषा में अनुवाद किया? तो फारसी भाषा में। जो बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी है वो तुर्की भाषा में लिखी गई। फिर अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा इस तुजुके बाबरी को तुर्की भाषा में अनुवाद करवाया। अब ये बाबर जो है, बाबर की
मुगल वंश में जो बाबर था, बाबर जो युद्ध लड़ा था उसका एक ट्रिक है जो कि लगातार लड़ा गया था। वो ट्रिक है पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया, घर जाकर सो गया। ये बाबर का जो लगातार युद्ध है बाबर द्वारा लड़ा गया। पहले वो पानी पीता है, उसके बाद खाना खाता है, फिर वो चंदा दिया खाना खाने के उपरांत, उसके बाद वो घर गया और घर जाने के बाद वो सो गया। तो पानी पिया मतलब पानीपत, फिर खाना खाया मतलब खाना का युद्ध, फिर चंदा दिया मतलब चंदेरी का युद्ध, फिर घर जाकर अर्थात घाघरा का सो गया मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है बाबर की। तो लगातार ये युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया है। पहला युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध 1527 में, तीसरा युद्ध 1528 में, चौथा युद्ध 1529 में और इनकी मृत्यु 1530 में। ये लगातार बाबर द्वारा लड़ा गया युद्ध है। और इस सब में विजयी कौन होता है? तो बाबर ही सब में विजयी होता है। अब इसके बाद बाबर जो है अपना पुत्र हुमायूं को, जो कि बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था, उसको राजगद्दी सौंपकर अपने मरने से पहले ही बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी मान लिया था। उसके बाद ही बाबर की मृत्यु होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे हम लोग हुमायूं और अकबर के बारे में पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।